नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्जुगेट एक्शन ऑफ गियर्स। कॉन्जुगेट एक्शन ऑफ गियर्स को डिस्कस करने के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स है। गियर टीथ का प्रोफाइल किस तरह का होना चाहिए और वेलोसिटी रेशो की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें, कहते हैं कि मेटिंग गियर टीथ acting against each other to produce rotary motion are similar to cams. When the tooth profiles or cams are designed so as to produce the constant angular velocity ratio, it means हमारे पास जो first requirement है that is the constant angular velocity ratio during the meshing. These are said to have a conjugate action. अच्छा, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास constant angular velocity ratio जो है वो कब अचीव होती है। आप ये हमारे सामने फिगर है। अच्छा, अब इस फिगर में देखें, ये मेरे पास क्या है, गियर 1 है, दिस इज़ द गियर 2। गियर 1 में कहते हैं ड्राइवर गियर है, गियर 2 जो है वो मेरे पास ड्रिवन गियर है। गियर 1 जो है वो रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 और गियर 2 जो है वो रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। अब गियर 1 और गियर 2 जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों एक पॉइंट के ऊपर। उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है ए पॉइंट का। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था गियर्स जो हैं वो हमेशा पॉइंट कांटेक्ट में आते हैं, सरफेस कांटेक्ट इसका इसलिए हम नहीं करवाते टू अवॉइड द फ्रिक्शन। अच्छा, अब पॉइंट ए जो है डेट इज़ द इंटरसेक्टिंग और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ गियर 1 एंड गियर 2। इस पॉइंट ए में से एक कॉमन टेंजेंट पास किया हमने, उस कॉमन टेंजेंट को हमने नाम दे दिया डेट इज़ द टी एंड टी डैश। इस कॉमन टेंजेंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, उस नॉर्मल को हमने नाम दे दिया डेट इज़ एन एंड एन डैश। अब ये जो कॉमन एन एन डैश है डेट इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट टी टी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, O1 O2। O1 सेंटर है गियर 1 का, O2 सेंटर है गियर 2 का। डेफिनेट सी बात है, सेंटर जो गियर है उसकी रोटेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर O1 और गियर 2 की रोटेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स सेंटर O2। हमने इस सेंटर O1 को ज्वाइन कर दिया विद द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज A एंड O2 को भी हमने ज्वाइन कर दिया है विद द पॉइंट A। ये पॉइंट ए जब गियर 1 के ऊपर होगा, लेट्स से वी कंसीडर इट एज A1, और पॉइंट ए जब हम सेकेंड गियर के रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो उस पॉइंट ए को हम बात कर लेंगे डेट इज पॉइंट A2। अब ये हमारे पास O1 A डिस्टेंस आ गया फॉर गियर 1 के लिए, O2 A2 डिस्टेंस आ गया फॉर गियर 2 के लिए। अब डेफिनेट सी बात है, फॉर द रोटेशन के लिए द वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू द सेंटर डिस्टेंस। हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सेंटर O1A के ऊपर विद द वेलोसिटी जिसकी वैल्यू है VA1। इसी तरह सेंटर O2A के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है और उस वेलोसिटी की वैल्यू है डेट इज VA2। ये वेलोसिटी VA1 और VA2 ये एंगल अल्फा और बीटा रिस्पेक्टिवली बना रही हैं विद द कॉमन नॉर्मल डेट इज एन एन डैश। अच्छा, अब यहाँ से हम ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं। हमारे पास पहली ट्राइंगल जो आती है डेट इज ACF। सेकेंड ट्राइंगल हमारे पास क्या आती है डेट इज A2F एंड B। अच्छा, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल के अंदर अब वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है डेट इज परपेंडिकुलर और सिंपली परपेंडिकुलर टू द सेंटर डिस्टेंस O1A एंड सेंटर डिस्टेंस O2A। अब दोनों क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल हैं, हमारे पास ट्राइंगल ACF and triangle AFP both are similar triangle, so their cos component are also equal। तो हम यहाँ पे simply we can write VA1 cos of alpha is equal to VA2 into cos of beta। और अगर हम इस लीनियर वेलोसिटी को कन्वर्ट करें एंगुलर वेलोसिटी में तो V हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो यहाँ पे पुट करें आर, बेसिकली V1 के लिए आर क्या वैल्यू होगी O1A1, तो V हमारे पास ओमेगा 1 O1A1 कोस अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 O2A2 इंटू कोस ऑफ बीटा। अच्छा, अब यहाँ से हमने कोस अल्फा कोस बीटा की वैल्यू देखनी है, कोस अल्फा एंड कोस बीटा। वी नो दैट कोस इज इक्वल टू
बेस अवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें A1CF ट्राइंगल की, इसमें ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारे पास क्या आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू A1F, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू C इंटू A1। तो कोस ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू A1F डिवाइडेड बाय A1C। इसी तरह कोस ऑफ बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू A2F डिवाइडेड बाय A2B। A2F divided by A2B। I call this is the equation number 1. This is A and this one is B. Put value of A and B into 1, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी इट विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 O A1 O1 A1 इंटू कोस अल्फा, हमारे पास आ जाएगा A1F डिवाइडेड बाय A1C इज इक्वल टू ओमेगा 2 O2 A2 डिवाइडेड बाय A2F A2B। अब ए पॉइंट जो है वो कॉमन है, तो हमारे पास A1F से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द फाइनल इक्वेशन A ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू A1C डिवाइडेड बाय O1 A1 मल्टीप्लाई बाय O2 A2 डिवाइडेड बाय A2B। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास ट्राइंगल्स को अगर हम थोड़ा सा देखें इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल अगर हम देखें A1CF, दिस इज A C, हमारे पास A1CF ट्राइंगल जो है। सेकंड हमारे पास सिमिलर, ये ट्राइंगल सिमिलर होगी हमारे पास O1 A1 G1। अब ये G पॉइंट कैसे है, हमने क्या किया, सेंटर डिस्टेंस O1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन टू द नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल एन डैश। अब वो पॉइंट जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सेंटर से कॉमन नॉर्मल के ऊपर, वो कॉमन नॉर्मल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट G। इसी तरह सेंटर O2 से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कॉमन नॉर्मल के ऊपर, वो कॉमन नॉर्मल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट H। सो हम ट्राइंगल की बात करें, हमारे पास ये देखें A1CF ट्राइंगल जो है, और हमारे पास जो ट्राइंगल है A1OG, दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे पास, सिमिलर है, क्योंकि हमारे पास साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल्स भी इक्वल है। इसी तरह अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं A2FB ट्राइंगल जो है, और सेकंड जो हमारे पास ट्राइंगल है A2H और यहाँ से O2, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, सिमिलर आ जाएंगी। सो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वी कैन सिंपली राइट, हमारे पास ट्राइंगल लिखते हैं, ट्राइंगल A1CF सिमिलर है ट्राइंगल A1O1 A1 G के, और सेकंड जो है हमारे पास ट्राइंगल A2BF सिमिलर है ट्राइंगल A2O2H के साथ। अब बाय यूजिंग द सिमिलर ट्राइंगल रूल्स, अब यहाँ से हम दोबारा से फिगर को देखें, तो हम अगर पहले ट्राइंगल की बात करें, तो इस ट्राइंगल में हमारे पास जो हाइट है AF, दिस इज AF, ये सिमिलर होगा कोरिस्पॉन्डिंग टू द हाइट AG। इसी तरह हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है AC, वो कोरिस्पॉन्डिंगली सिमिलर होगा हमारे पास O1 A1 के। दोनों ट्राइंगल्स के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, फॉर दिस हम लिख सकते हैं A1F डिवाइडेड बाय A1C। बेसिकली हमने हाइट बेस और हाइपोटेन्यूज का सिमिलरिटी इंडेक्स कायम किया। A1G डिवाइडेड बाय A1O1। इसी तरह इस ट्राइंगल के लिए करेंगे, तो हमारे पास सिमिलरिटी आ जाएगी A2F डिवाइडेड बाय A2B इक्वल टू A2H डिवाइडेड बाय O2 A2।
अच्छा, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें, इक्वेशन नंबर 2 में हमें रिक्वायर्ड है A1 C की वैल्यू डिवाइडेड बाय O1 A1 की। सेकंड वैल्यू में रिक्वायर्ड है O2 A2 डिवाइडेड बाय A2 B। सो ये इसको हम फर्दर रीअरेंज करें तो हमारे पास A1 C डिवाइडेड बाय O1 A1, यहाँ से वैल्यू आ जाती है डेट इज इक्वल टू A1 F डिवाइडेड बाय A1 G। इसी तरह इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, हमें O2 A2 डिवाइडेड बाय A2 B इज इक्वल टू, वो आ जाएगा A2 H डिवाइडेड बाय A2 F के। अच्छा, अब ये जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, वी हैव टू पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 डेट विल बी इक्वल टू A1 F डिवाइडेड बाय A1 G मल्टीप्लाई बाय A2 H डिवाइडेड बाय A2 F। कॉमन पॉइंट A है, A1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो फाइनली वी विल गेट A2 H डिवाइडेड बाय A1 G। अब हमारे पास ये आ गया है दैट इज इक्वल टू ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2। अच्छा, इसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो हम दोबारा से इस ट्रायग्राम को देखें तो हमारे पास ट्राइंगल, अभी हमने बात की थी फॉर A1 F ट्राइंगल की। अब हम अगर ट्राइंगल देखें A2 O2, हमारे पास दिस इज A2 सॉरी A पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, इसके कोरस्पॉन्डिंगली H पॉइंट और O2 पॉइंट। मैं इसको ज़रा हाईलाइट करूँ तो ये हमारे पास जो ट्राइंगल है, इसको मैंने शेड किया है, ये ट्राइंगल सिमिलर होगी हमारे पास A1 G1O, हमारे पास ये जो ट्राइंगल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। अगेन हम वही सिमिलरिटी रूल अगर अप्लाई करें यहाँ पे तो हमारे पास आ जाते हैं। सो हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल A2 HO2 सिमिलर होगी ट्राइंगल A1 GO1 के साथ। तो सिमिलरिटी रूल अप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा A2H डिवाइडेड बाय O2H दैट इज इक्वल टू A1G डिवाइडेड बाय O1G के साथ। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास A2H डिवाइडेड बाय A1G की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी एंड दैट इज इक्वल टू O2H डिवाइडेड बाय O1G। अगेन लेट्स आई कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर A2H A1G की वैल्यू आई है वो पुट कर दिया हमें इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ से ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा O2H डिवाइडेड बाय O1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। सॉरी, दिस इक्वेशन नंबर 4 हमने ऊपर मेंशन की थी, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, अब दोबारा से अगर हम उसी फिगर को देखें और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अगर हम देखें हमारे पास ट्रायंगल, अच्छा अगर हम ट्रायंगल लें O1PG जिसको मैं ब्लू के साथ हाईलाइट कर रही हूँ, दिस ट्रायंगल, और अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की डेट इज PHO2, तो ये ट्रायंगल भी क्या है हमारे पास, सिमिलर ट्रायंगल है। तो अगेन सिमिलरिटी बाय यूजिंग द सिमिलरिटी रूल, सिंपल मैथमेटिक्स है हमारे पास और हम सिमिलरिटी रूल यूज करें अगर तो हमारे पास आ जाता है ट्रायंगल O1PG सिमिलर है हमारे पास ट्रायंगल O2PH के साथ। तो यहाँ से अगेन सिमिलरिटी यूज करते हुए हम सिंपली वी कैन राइट O2H डिवाइडेड बाय O1G इक्वल टू O2P डिवाइडेड बाय O1P। अब इक्वेशन नंबर 5 में देखें हमें किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, O2H डिवाइडेड बाय O1G की, तो दैट इज इक्वल टू O2P डिवाइडेड बाय O1P। इस इक्वेशन को पुट करने इक्वेशन नंबर 5 में तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी O2P डिवाइडेड बाय O1P। दिस इज ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2। अब देखें हमारे पास O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेसिकली वैल्यू जो है एंगुलर वेलोसिटी की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉमन पॉइंट दैट इज P।
अच्छा, ये रिलेशन ट्रू होगा हमारे पास व्हेन एवर वी हैव अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो। अब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो बेसिकली यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि in order to have a constant angular velocity ratio for all the position of the gear wheel, the point P must be fixed point। जो पॉइंट P है that should be the fixed point। यहाँ पे अगर हम फिगर को देखें तो पॉइंट P जो है हमारे पास should be the fixed point, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, this point is known as the pitch point। so this point P is known as the pitch point। सेकेंडली अब हमारे पास जो सेकेंड अगर हम इसको एक और स्टेटमेंट के साथ बताएं कि हमारे पास इफ फॉर अ कॉमन नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट बिटवीन अ पेयर्स ऑफ टीथ दैट मस्ट ऑलवेज पास थ्रू अ पिच पॉइंट। जो कॉमन नॉर्मल है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, अगर हमें कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रिक्वायर्ड है तो वो हमेशा किसमें से पास करना चाहिए, इट शुड पास थ्रू द पिच पॉइंट। सो द ये जो हमने अभी कंडीशंस की बात की थी that can be fulfilled by a teeth of the involute form। We have two different type of the teeth। It can be a cycloidal form or it can be the involute form। So for the involute form, that roots of the circle from which the profiles are generated are tangential to the common normal। For the conjugate action, let's say if the shape of the one tooth profile is arbitrarily chosen and the another tooth profile is designed in such a way that it satisfy the conditions of the design teeth, arbitrary design teeth, then the second tooth is said to be the conjugate to the first action। But whenever we discuss the conjugate, whenever we define or form the teeth on the base of the conjugate action, it is difficult to form। That's why involute form of the gears teeth are always recommended for the proper gear action। So this is all about the gear conjugate action and the gear involute profile। Also the velocity ratio we have discussed represent, it is perpendicular, it is inversely proportional to the center distance। It means if we want to increase or decrease the speed, what we have to do, basically we have to change the center distance that can increase or decrease the angular velocity, and in this way we can use the gear as a speed reducer or it can use as a speed increasing phenomena। This is also known, this equation is also known as the law of the gearing।